हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्युलरिटी जो है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है। हम लोगों ने बात किया था एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में और हम लोगों ने ये जान लिया था कि ऐसी सभी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शंस में 99% ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम होते हैं। केवल 1% ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और ऐसी रिएक्शंस या वो एलिमेंट्री रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होते हैं उनको हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं, जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, तो इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए भी हम लोग भिन्न भिन्न स्टेप्स को लिख करके और उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और उसी के द्वारा रेट जो है वो डिसाइड होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी डिसाइड होती है। लेकिन एक चीज जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में नहीं होती है वो है मॉलिक्युलरिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम लोग उसकी मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको मैकेनिज्म कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी को डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग किसी भी रेट इक्वेशन को जो रेट ला है उसको इंटीग्रेटेड करते हैं और कौन कौन से इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कन्वे होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को कैसे इंटीग्रेटेड करते हैं। जो इंटीग्रेटेड रिएक्शंस होते हैं, जो इंटीग्रेटेड करने के बाद जो हमें लास्ट रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग काइनेटिक्स भी कहते हैं, हम लोग उसी को रिएक्शन काइनेटिक कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रिएक्शन काइनेटिक क्या होगा इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग जानेंगे वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इक्वेशन, जो भी कह सकते हैं इक्वेशन। सवाल यह है कि जो रेट लॉ है किसी भी रिएक्शंस के लिए, रेट लॉ जो हम लोग डिटरमिन करते हैं उस रेट लॉ को इंटीग्रेटेड क्यों करें, क्या रीजन है कि हम लोग इंटीग्रेटेड इसको करते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किसके, रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर जब रेट की डिपेंडेंस होती है, इससे जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में जब रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन हम लोग करते हैं दो तरह से। रेट ऑफ रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहला जो रेट ऑफ रिएक्शंस आती है वो आती है रिएक्टेंट के टर्म में, और अगला जो होगा वो किसके टर्म में होगा, वो प्रोडक्ट के टर्म में होता है। रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में आता है। हम लोगों ने दो तरह के रेट पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था आर एवरेज यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक पढ़ा था आर इंस्टैंटेनियस यानी इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। हम लोगों को बात इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की करनी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो किसी भी रिएक्शंस की वह रेट होती है जो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होती है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लो कि टी टाइम पे हमको कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट पी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक टेंजेंट डालते हैं और इस टेंजेंट के स्लोप के द्वारा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल लेते हैं। यही होता है माइनस dx अपॉन dt, इसके बराबर होता है। तो अभी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसकी इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को
इस टेंजेंट के स्लोप के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो जब इस स्लोप के द्वारा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं कैलकुलेट किया जा सकेगा, यानी कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही कम यानी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजिंग हो रही है, ऐसे कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शंस को इस स्लोप के द्वारा, इस टेंजेंट के स्लोप के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हम उस रिएक्शंस को इंटीग्रेटेड कर दें, और इंटीग्रेटेड करने के बाद जो रिएक्शंस का रेट आएगा वही रेट जो होगा वो उस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज के लिए रेट होगा रिएक्शंस का। तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शंस कब करते हैं? जब कभी भी हम टेंजेंट के स्लोप के द्वारा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को इंटीग्रेटेड करके कैलकुलेट करते हैं, और जब रिएक्शंस बनती है तो उसी को इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, या इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं, या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं, कोई भी चीज हम उसको कह सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि रिएक्शंस को इंटीग्रेटेड क्यों करें। रिएक्शंस को इंटीग्रेटेड क्यों करें? क्योंकि जब कभी भी इंस्टैंटेनियस रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो सुटेबल नहीं होता है, उसके द्वारा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए उस रिएक्शंस को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यही तरीका है जिसके कारण हम लोग जब बहुत इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस होगा कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के, तो रिएक्शंस के रेट को हम इंटीग्रेटेड करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इन सारे रिएक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेटेड करें, तो इनके बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, इनको हम लोग कैसे इंटीग्रेटेड करते हैं। मान लें कि कोई एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की है, और इस जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के इंस्टैंटेनियस रेट को हम उसके स्लोप के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इंटीग्रेटेड करेंगे, और जब इंटीग्रेटेड करते हैं तो जो नया नाम इसको दिया जाता है उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। देखो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या चीजें आती है। मान लो कि एक रिएक्टेंट है R, और ये कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0। रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0। पावर 0 होने का मतलब है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, K नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 0। इससे ये हो जाएगा कि जो रेट कांस्टेंट है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए है। तो अभी R टू द पावर 0, ध्यान रहे इस बात का, R टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू कितना? 1, यानी रेट इक्वल टू कितना हो गया? K नॉट के बराबर हो गया। रेट इक्वल टू कितना हो गया? K नॉट के बराबर। अगर ऐसा होता है तो ये रिएक्शन जो है वो किसकी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आइए, ये जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखा, ये तो डिफरेंशियल रिएक्शंस थी, ये डिफरेंशियल रिएक्शंस है। इसी रिएक्शन को हम लोग इंटीग्रेटेड करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने के लिए हम क्या करें? जो रिएक्शन है हमारे पास वो यही रहे, R से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। R से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट हम लोगों ने अभी क्या कैलकुलेट किया डिफरेंशियल रिएक्शंस के लिए? K नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर कितना? 0। अभी स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने रेट डिटरमिन किया था इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस के लिए, वो क्या डिटरमिन किया था?
रेट इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनस डी एक्स अपॉन कितना, डी टी। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम रख सकते हैं किसके लिए, r के लिए, तो ये माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो रेट इक्वेशन होता है वो इतना हुआ। अब क्या इतना जो है इतने के बराबर है या नहीं है, डेफिनेटली जो रेट है वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं, देखो रेट इक्वल टू है के नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r टू द पावर 0, यानी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन dt दैट इज इक्वल टू के नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r नॉट, और r नॉट टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अपॉन dt दैट इज इक्वल टू कितना, के नॉट, या माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r दैट इज इक्वल टू के नॉट dt। ये चीज हमको यहां पे मिल गई। अब क्या करके हमें इसे दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करना है, तो दोनों साइड्स में हम इंटीग्रेट करें इसको, तो ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है तो के को हम बाहर निकाल लेंगे, तो के नॉट इंटीग्रेशन dt हो गया। अब एक चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, क्या चीज हम लोगों को देखना है, देखना है यहां पे हम लोगों को क्या चीज देखना है कि लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant is R naught when time t equal to 0, जब टाइम t equal to 0 है, टाइम कितना है, 0 है, अगर टाइम t equal to 0 है, ऐसे में r equal to कितना है, R naught, टाइम t equal to 0, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r equal to कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R naught। यानी मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो R जो था कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, यानी वो मैक्सिमम पोजीशन में था। क्या चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि किसी भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस में जैसे जैसे समय बीतता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो घटता है, लेकिन उसके रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है, लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि ऐसे सभी रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंजिंग होगी समय के साथ, लेकिन उस रिएक्शंस के रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस रेट से वो रिएक्शन स्टार्ट करेगी उसी रेट से वो चलती रहेगी। तो इस चीज को और क्लियरली समझ ले। देखो, अगर मान लो कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, अगर तो ग्राफ प्लॉट करते हैं किसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम। अगर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो नेगेटिव स्लोप मिलेगा, इस तरह से ये मिलेगा, ये नेगेटिव स्लोप मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है R का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो तो घट रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ हम प्लॉट करें किसके किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में, तो ऐसे में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होती है। इट मींस कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट चेंज विद प्रोसेस ऑफ टाइम। समय के बीतने के साथ रिएक्शंस के, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
हालांकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था, देखो ध्यान रहे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आर नॉट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जो है ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि रिएक्शंस चलने के बाद कितना पोर्शन रिमेनिंग है, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर R जो है यहाँ पे 100% है और जो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनने से हमें ये पता चला कि ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई। तो 80% अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन बचा, ये जो R बचा, ये 20% केवल बचा और R नॉट जो था ये 100% था। तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है ये हमेशा रिएक्टेंट की रिमेनिंग अमाउंट को बताता है आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन। रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद कितना बच रहा है, कितना रिएक्टेंट बच रहा है, वही उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि R जो है वो R नॉट है कब, जब t इक्वल टू 0 था। समय तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा क्यों? जब समय बढ़ेगा, आगे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, तब तो जाकर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। यानी जब t इक्वल टू 0 था तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। तो चलिए भाई, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब जाकर के R नॉट जो है वो चेंज होगा। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में R नॉट चेंज नहीं होगा, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। चलिए इस रिएक्शंस को थोड़ा सा प्रोसीड करें। अभी हम लोग इसको दो मेथड से देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं सिंपल मेथड जो है, इस रिएक्शन को अगर आगे इंटीग्रेशन को हम लोग प्रोसीड करते हैं तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K नॉट T। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R दैट इज इक्वल टू कितना, K नॉट T। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू को रखते हैं, ये वैल्यू इसको हम लोग रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को हम लोग पुट अप करते हैं। तो चलिए, तो ये माइनस R नॉट हो जाएगा, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट दैट इज इक्वल टू K नॉट T है। कितना चीज है ये, K नॉट T, और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू जो है वो 0 है। कितनी हो जाएगी, हाँ एक चीज और यहाँ पे, इसको हम लोग K नॉट T प्लस I लिखते हैं। I जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो R जो था वो हो गया कितने के बराबर, R नॉट के बराबर, इक्वल टू K नॉट इंटू T की वैल्यू कितनी हो गई 0 प्लस कितनी हो गई I क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अभी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट दैट इज इक्वल टू कितना मिला I, यानी I की वैल्यू जो है वो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट है। अब I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर I की वैल्यू रख दें तो हमको कितना मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में I की वैल्यू रखने पर माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R दैट इज इक्वल टू कितना K नॉट T, फिर इक्वल टू I है प्लस I है, तो I की वैल्यू कितनी, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट रख दिया हमने, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट। जरा इसको हम लोग सेटल कर लें, K नॉट T दैट इज इक्वल टू कितना, K नॉट T इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना R, तो K नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन T। दिस इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या चीज कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस इस
काइनेटिक को फॉलो करता है, इस काइनेटिक को अगर ये फॉलो करता है तो ऐसी कंडीशन में वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। क्या होगा? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसी को दूसरे मेथड से कि कैसे हम लोग इसके जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को कैलकुलेट करते हैं। जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को और भी एक मेथड से कॉपी जो है एक और मेथड से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ खास नहीं करना है, केवल हम लोगों को ये देख लेना है कि ये इतनी वैल्यू आई कहां से, कैसे ये आ गई। बस इसी का थोड़ा सा एक मेथड दूसरा है। तो मेथड दूसरा है तो हम लोगों को करना क्या है? देखो यहीं से रिएक्शंस को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बस इंटीग्रेशन के रूल लगाएंगे। देखो क्या रूल है इंटीग्रेशन का? माइनस इंटीग्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के नॉट इंटीग्रेशन dt। जितने भी लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा वो इस बात को समझ रहे होंगे कि जब कभी भी इंटीग्रेशन करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाए, कैसे लिमिट लगाएंगे? देखो ये जो है वो t के लिए है। तो जब t जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? R नॉट था। जब t जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? R नॉट। जब t इक्वल टू t हो गया, t कितना हो गया? t हो गया तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? R हो गया। बस और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे ऐसा करने से केवल एक चीज नहीं मिलेगी और वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं मिलेगा, बस इतना ही होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हटा लेते हैं। इंटीग्रेशन अगर हटा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? जैसे ही इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R कहां से कहां तक? R नॉट से R तक, दैट इज इक्वल टू K नॉट T कहां से कहां तक? 0 से T तक, 0 से T तक। ध्यान रहे इस बात का। अब आप सभी लोग जानते हो कि जब इंटीग्रेशंस में लिमिट्स लगी होती है तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं और कुछ नहीं। अपर लिमिट्स माइनस क्या करते हैं? लोअर लिमिट करते हैं। तो अगर t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू t कर दें या t1 कर दें, r इक्वल टू जो है वो क्या कर दें? r इक्वल टू r नॉट, r इक्वल टू कितना कर दें? r नॉट कर दें। तो ऐसी कंडीशन में हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे? तो ये मिल जाएगा हमको r माइनस r नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस के, दैट इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0 मिल गया। तो चीजें तो वही मिली, r माइनस r नॉट दैट इज इक्वल टू, अब देखो माइनस के टी, माइनस के टी, r माइनस r नॉट दैट इज इक्वल टू कितना? माइनस के टी। अब तेरा ध्यान रहे क्या चीज कि अगर r को बाहर निकालते हैं, अगर r को बाहर निकालते हैं तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? r नॉट माइनस के टी। दिस इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। इस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? देख लो y इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? mx और ये कितना हो जाएगा? c हो गया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर इसके लिए ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस पे हमको क्या मिलने वाला है? y एक्सिस पे हमको क्या मिलने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ r, यही y एक्सिस है। ये कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना के? r का। ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या बताएगा? r नॉट। इंटरसेप्ट क्या बताता है? r नॉट। और ये जो एंगल बन रहा है ये स्लोप के लिए होगा। स्लोप दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के। स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के इक्वल टू कितना? tan थीटा। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो ये है आपका उसी का मॉडिफाइड फॉर्म कि कैसे यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर दिया बाय पुटिंग द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन रियल में जो होता है वो इस तरह से ये ऑपरेट होता है। तो इसको आप लोग कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अभी देखने वाले हैं। करिए इसको फटाफट। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखा, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को लेकर के हम लोग अभी और आगे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि R इक्वल टू है R नॉट माइनस KT। ये ऑर्डर जो है वो, ये काइनेटिक्स जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ही फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि ओनली 99% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो दिस काइनेटिक्स। केवल 99% रिएक्शंस जो है वो इस काइनेटिक को फॉलो करती हैं, और 1% ऐसे भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस हैं जो इस काइनेटिक को फॉलो नहीं करती हैं। आइए सारे टर्म क्लियर कर लेते हैं। इसमें R क्या है? R जो है वो क्या चीज है? R है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। R नॉट क्या है? इनिशियल concentration of reactant when t equal to कितना? 0। K क्या है? सबको पता है K क्या है? या आप K नॉट लिख सकते हो, K नॉट लिख सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। और T क्या है? टाइम एट विच concentration changes। कहां से? फ्रॉम R नॉट कहां तक? R में। टाइम T वह समय है जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन R नॉट से चेंज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? R में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो R इक्वल टू हमको कितना मिला? अगर इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस K नॉट T प्लस R नॉट। अब ये आपका फॉर्म आ गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का। Y इक्वल टू mx प्लस कितना? C। अब आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ पाएंगे। ये ग्राफ है, y पर क्या चीज दिया हुआ है? रिएक्टेंट, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे क्या है? फाइनल रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और x एक्सिस पे क्या चीज दिया हुआ है? टाइम। x एक्सिस पे क्या है? टाइम। R नॉट कहां है? R नॉट जो है वो यहां इंटरसेप्ट के रूप में है, ये इंटरसेप्ट R नॉट है। ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R का, ये हो गया आपका टाइम, और इसको आप ले आके नीचे यहां, क्योंकि T इक्वल टू जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वैसे वैसे घटता आएगा। एक समय ऐसा आता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाता है। तो ये हो गया आपका। अब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो स्लोप होगा वो हमें रेट कांस्टेंट को बताता है, इसको बताता है। कैसे? तो स्लोप इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? tan थीटा। ये जो एंगल बनेगा उसी का tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और चीज देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा,
क्या चीज देख लें, मान लो कि रिएक्शन है आर, आर से बन रहा है क्या प्रोडक्ट टी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, कब, जब टी इक्वल टू 0 था। अगर टी इक्वल टू 0 था तो आर का कॉन्सेंट्रेशन ए था, तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0। मान लो कि टी का टाइम t1 हो गया या t हो गया, ऐसे में ये x बना, तो अभी यहाँ कितना बचा, a माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स जो है ये क्या है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये a माइनस एक्स हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट ये कितना है, a, टाइम t इक्वल टू कितना है, t, टाइम t इक्वल टू कितना है, t। अब इसी चीज को हम लोग रख देते हैं, इस वैल्यू में रख दे, तो अगर इसमें हम लोग रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, के टी या के नॉट टी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे रखें अगर, तो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कितना, के नॉट टी। क्या a से a कैंसिल हो जाएगा, अगर a से a कैंसिल हो जाता है तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, केवल x मिल गया, तो k नॉट इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन t। यानी इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट को, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए x इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर कोई पूछ ले कि x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू के नॉट t के बराबर हो जाएगा। तो ये था पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक्स था। अभी इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को लेकर के एक और चीज हम लोग देखेंगे। अभी तो ये बचा हुआ है कि 1% कैसे रिएक्शंस होती है जीरो ऑर्डर की, जो इस काइनेटिक को फॉलो नहीं करती हैं, और दूसरी क्या चीज हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, हालांकि उसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके, जब हम लोग देखेंगे कि मेथड्स टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिटरमिन करें, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ मेथड। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली चीज कि हाफ लाइफ है क्या चीज, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, क्या चीज है हाफ लाइफ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो देखो जनरली जो है वो हाफ लाइफ का यूज हम लोग रेडियो एक्टिविटी में करते हैं, जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है। तो जितने समय में वो अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ होता है उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। एक्चुअल में जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के रिएक्शंस हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके के रिएक्शंस होते हैं, वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो वहां से ही हाफ लाइफ को यहाँ लाया गया। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो हम लोगों को डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत लंबा है क्राइटेरिया फर्स्ट ऑर्डर का, और मेनली आपको अपने सिलेबस के लिए केवल दो ही ऑर्डर्स को पढ़ना है, जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर भी केवल 10% पढ़ना है, बाकी 90% जो है वो आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करना है। तो हाफ लाइफ किसे कहते हैं रिएक्शंस के टर्म में, जितने समय में किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, जितने समय में किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। या दूसरे शब्दों में कहें कि द टाइम इन विच अ रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, वो समय जिसमें कोई भी रिएक्शंस 50% पूर्ण हो जाती है, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ कैसे कहेंगे, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, टाइम इन विच a reaction completed 50%, वह समय जिसमें कोई भी रिएक्शंस कितनी कंप्लीट हो जाए, 50% कंप्लीट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। यानी एट t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हाफ। हाफ लाइफ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t हाफ से।
टी हाफ, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हाफ। अगर टी इक्वल टू टी हाफ हो जाता है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट के कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया। ध्यान रहे इस बात का, जब टी इक्वल टू टी हाफ हो जाता है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो चलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम इसको पुट अप करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है कि R इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस के नॉट टी। ध्यान रखें R कितना है, R है R नॉट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2, R नॉट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 इक्वल टू कितना, R नॉट कॉन्सेंट्रेशन माइनस के नॉट और T कितना हो गया, T हाफ। T कितना हो गया, T हाफ। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, अगर R नॉट में से R नॉट बाई 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, अगर R नॉट में से R नॉट बाई 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, और K नॉट T हाफ को बाहर कर लें तो देखो K नॉट T हाफ दैट इज इक्वल टू R नॉट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस R नॉट कॉन्सेंट्रेशन बाई कितना 2, तो ये बचा कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट बाई 2 बच गया। तो K नॉट T हाफ दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2। हमें क्या निकालना है, T हाफ निकालना है। तो ध्यान देना कि T हाफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके लिए हाफ लाइफ जो होगा वो इतना ही होगा। लेकिन कौन सी जिनमें अभी हम लोगों ने बात करी कि 99% जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं जो इस काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उनके लिए टी हाफ जो है वो इसके बराबर होता है। बाकी जो अभी 1% बची हुई है उनके लिए हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि कैसे उनके लिए हम लोग टी हाफ निकालें। तो चलिए इतना फटाफट आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अगली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है लाइफ टाइम, यानी वह टाइम जिसमें कोई भी रिएक्शंस जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो किसी भी रिएक्शंस को 100% कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगता है उसको हम लोग लाइफ टाइम कहते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम काइनेटिक्स भी निकालेंगे। तो उसको मिटा लेते हैं। चलिए भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग लाइफ टाइम देखेंगे। देखिए इन सारी चीजों को आप लोग बढ़िया से तैयार रखिएगा ताकि कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो बचे ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाते हैं कि लाइफ टाइम निकालिए, तो लाइफ टाइम का मतलब कि 100% जितने में कंप्लीट हो जाएगी, हाफ लाइफ निकालिए जितने में 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो टाइम इन विच 100% reactions completed, ऐसा समय जिसमें कोई भी रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। तो मान लेते हैं एट t इक्वल टू t लाइफ लिखते हैं। t इक्वल टू क्या, t लाइफ। तो अगर कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। सोचने की बात है कि अगर मान लो कि जैसे जब t इक्वल टू 0 था तो ऐसे में जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। लेकिन रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हुई तो R जो था वो कितना था, R नॉट बाई 2 था जब 50% कंप्लीट हुई। तो जब 100% कंप्लीट हो जाएगी तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कुछ तो बचेगा नहीं। तो ये R इक्वल टू यानी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना हो जाएगा, 0। तो जब T इक्वल टू T लाइफ होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो रखो जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स में अब
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, यही है, रख लेते हैं। ये कितना हो गया 0, दैट इज इक्वल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, क्या हो जाएगा टी लाइफ हो जाएगा, टी लाइफ, ध्यान दें। तो के टी लाइफ क्या ये आर नॉट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा? होगा। तो टी लाइफ इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन के। इसके द्वारा हम लोग कोई भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस कितने समय में कंप्लीट होगी, यानी 100% कंप्लीट कितना समय लेगी, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए, अगर हम लोग देखें यहां पे, तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें केवल और केवल एक रिएक्टेंट है जिसके पास कोई दूसरा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लगा हुआ है। तो जो 1% रिएक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे कि ये सारे काइनेटिक्स जो हैं वो तो 99% रिएक्शंस पे फॉलो होते हैं, तो 1% रिएक्शंस जो होगा वो 1% रिएक्शंस को कैसे हम लोग जो है वो ड्राइव करेंगे, कैसे आगे ले चलेंगे, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करें। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कैसे। मान लो कि कोई भी रिएक्शंस है जो 2A से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है 2A से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको रेट दिया जा रहा है, रेट इक्वल टू कितना K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। अगर ये रेट आपको मिल रहा है तो इससे ये क्लियर हो जाता है, क्या चीज क्लियर हो जाता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। क्या चीज क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की है। अब अगर मान लो आपसे एक सवाल पूछा जाए इस चीज को देने के बाद, क्या कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कब, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद इस ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये पूछ ले। और दूसरी चीज ये पूछ ले कि फाइंड हाफ लाइफ ऑफ ए। तो क्या करें, अब यहां तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने ऐसे सभी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस देखी जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लगा हुआ था। तो जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लगा हुआ था उसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहां पे अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, बात समझ आ रही है? तो आइए करते हैं। देखो, हमको रेट क्या दिया हुआ है, रेट R इक्वल टू दिया हुआ है K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 दिया हुआ है। जरा हम लोग पुराना वाला रेट स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन R इक्वल टू कितना होता है -1/3 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कितना dt होता है। क्या ये और ये बराबर होगा, क्या ये और ये बराबर होगा? क्योंकि दोनों रिएक्शंस के काइनेटिक्स तो जो होंगे वो बराबर होंगे, केवल मोड जो होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा, रेट तो एकदम सेम होना है, रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी बराबर, यानी -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, ओ सॉरी ये 1/2 होगा ना, 1/3 1/2, यहाँ पे 2 लगा हुआ, अगर 3 लगा होता तो 3 होता, तो 1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कितना dt, दैट इज इक्वल टू कितना K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। क्या हम इसको लिख सकते हैं -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt दैट इज इक्वल टू K, क्योंकि A टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये K के बराबर हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं -1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू K dt, लिख सकते हैं? लिख लिया हमने इसको। अगर हमने इसको लिख लिया तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें। यहां पे देखो एक चीज और, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू 2K dt, हो गया भैया? इंटीग्रेट
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू -2k इंटीग्रेशन dt हो गया dt। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब टाइम t जो था वो कितना था 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था a0। टाइम t जो था वो t हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया a हो गया, यानी a माइनस a नॉट दैट इज इक्वल टू -2kt हो गया। a माइनस a नॉट दैट इज इक्वल टू कितना -2kt, तो a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू हो गया a नॉट -2kt। दिस काइनेटिक्स इज फॉलोड बाय those zero order reactions which has some stoichiometric coefficients in their reaction। जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ है वो इसको फॉलो करेंगे। अब ध्यान रखने की बात ये है कि सर जी क्या यही सब में चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन ध्यान रखने की बात केवल ये है कि जिस पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 2 लगा है तो वहां पे 2kt, 3 लगा है तो 3kt, 4 लगा है तो 4kt, 3/2 लगा है तो 3/2kt हो जाएगा। हमें इतना ही चेंज करना है, बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी वही रहेंगी, बाकी सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। आइए ऐसी रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या निकालें? ऐसी रिएक्शंस के लिए हम लोग हाफ लाइफ निकालते हैं। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? तो टी हाफ फॉर सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस के लिए टी हाफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कितना 2k। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k होता है। इसके लिए कितना हो जाएगा टी हाफ? इसके लिए टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन 2k, और k कितना होगा यहाँ पे 2 के बराबर होगा। 2k किसके बराबर होगा? ये k किसके बराबर होगा? 2k के बराबर हो जाएगा। तो 2 into 2k दैट इज इक्वल टू कितना? कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन कितना 4। तो इस तरह की रिएक्शंस के लिए, जो ऐसी रिएक्शंस है जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होगा उतने ही टाइम्स k हो जाता है। अब अगर मान लो यहाँ 3 लगा होता तो ये 6k हो जाता। अगर यहाँ पे 3 लगा होता तो कितना हो जाता? 6k हो जाता, क्योंकि तब यहाँ 3 into 2k हो जाता और 3 2 6k हो जाता। अगर यहाँ 4 लगा होता तो 4 2 8k हो जाता है। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ रिएक्शन में k की वैल्यू उतने ही टाइम्स हो जाएगी जहां हम k को पुट अप करेंगे। तो ये था आपका कुछ स्पेशल रिएक्शंस जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे होते हैं, और इन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के लगे होने पर हम उसको कौन से काइनेटिक्स के थ्रू फॉलो करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे सारी चीजें जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। आप इन सारी चीजों को खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको रिपीट करते रहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके खूब ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। आपको मेनली फोकस करना है केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। ये जो अभी हमने आपको एक स्पेशल केस बताया है ये आपके लिए नहीं है, आपके सिलेबस से थोड़ा आगे है, लेकिन इसका यूज मैक्सिमम टाइम पे हम लोग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं। जब कॉम्पिटिशन्स की बात आती है तो वहां पे ये ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं उनको देख करके कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। आपके बोर्ड के लिए ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के काइनेटिक्स को लेकर के, और फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स थोड़ा लंबा होने वाला है। फिर बात करेंगे हम लोग सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जो आपका बोर्ड के लिए या कंपटीशंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी बात करेंगे।
इसके साथ साथ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, कुछ ग्राफ भी होते हैं। तो जितने भी ग्राफ हमने आपको बताए हैं उन सारे ग्राफ को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। और भी ग्राफ हम इस लेक्चर में पुटअप करेंगे जिनको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। इस ग्राफ के आधार पर भी हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के साथ। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए।